Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Shiba Akram Hashmi. I did my graduation from Fatima Jinnah Medical University, Lahore, and I did my residency from Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad. Then I did my certificate from INSEAD Academy, UK, and I'm working for quite a long time as a clinical secretary of the private hospital associations in our district. आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक निहायत अहम मौजू है और उसको डिस्कस करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में उसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मौजू है इनफर्टिलिटी का। इस वक्त जो केसेस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका नंबर 186 मिलियंस को टच कर चुका है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी से क्या मुराद है। अगर कोई कपल मुसलसल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए और साथ रहते हुए भी औलाद की नेमत से महरूम है तो या तो फिर वो इनफर्टाइल है या फिर वो सब फर्टाइल है। अब इसमें देखने की बात यह है कि इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी में क्या फ़र्क है। अगर तो वो बिल्कुल ही बेबी को पैदा करने के सलाहियत से महरूम हैं तो हम उनको इनफर्टाइल कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन अगर उनमें ये सलाहियत मौजूद है लेकिन एक नॉर्मल कपल की निस्बत ये सलाहियत उनके अंदर कम है तो हम उसको सब फर्टाइल कंसिडर करेंगे। इनफर्टिलिटी को भी बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिससे मुराद ये है कि ये कपल जो है ये इसके पास एक भी बेबी नहीं है। और दूसरी कैटेगरी में आएगा सेकेंडरी सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से मुराद ये है कि ये कपल जो है इसके पास कुछ बच्चे हैं, एक या दो बेबीज़ इनके हुए हैं, लेकिन उसके बाद अब दोबारा इनको एक बेबी हासिल करने में कामयाबी नहीं हो रही, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाएगा। इसमें हमें सबसे पहली बात तो ये है कि कपल को कंसोल करने की ज़रूरत है और उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी जो है ना वो स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं कि यू शुड हैव अ बेबी एंड यू शुड कंप्लीट योर फैमिली एज सून एज पॉसिबल। लेकिन इसमें यह है कि जब तक एक साल का अरसा ना गुजर जाए तब तक हमें उनको ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस वो ना भी करें और बिल्कुल मेंटली रिलैक्स रहें तो अच्छा है। स्ट्रेस को अवॉइड करें और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारें। एक साल के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि डॉक्टर उनकी प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो रिक्वेस्ट करे और उन इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए और फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए वो डिसाइड करे कि उसको किस एंगल से ट्रीटमेंट करना है। मेल के लिए सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनका नंबर ऑफ स्पर्म्स और मोटिलिटी को जज किया जा सके। और फीमेल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन के साथ। इसमें हमें फीमेल के अंदर इन्फेक्शंस को भी देखना पड़ता है कि उनके कितना पीआईडी है और वो कितने रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ पीआईडी है। अभी हमारे पाकिस्तान में हमारे एशियन कंट्रीज़ में स्टिल पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भी देखने में आते हैं। टीबी जो किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, वो यूट्रस और पेल्विस की भी हो सकती है, उसको भी देखना चाहिए। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस के केसेस हैं और इसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी भी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, ब्रूसीला, रूबेला, VTRL, ये सारी इन्फेक्शंस ऐसी हैं या तो ये कंसीव करने नहीं देती। अगर औरत कंसीव कर भी ले तो उसके रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं जो कि इसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा हमें उसमें देखना है जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है उसकी ओवरीज़ का स्टेटस। ओवरीज़ हेल्दी होनी चाहिए, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो आजकल हमारे कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उसका इंसिडेंस 70% को टच कर रहा है, वो ओव्यूलेशन फेलियर का सबब है। एग्स नहीं बनते, बेबी नहीं होता। और इसके अलावा ओवेरियन फेलियर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें एड्रेस करने और पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर किसी औरत की ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, चाहे वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस की वजह से या सर्जरीज़ की वजह से या किसी भी ट्रॉमा की वजह से, अगर ट्यूब्स जो हैं वो पेटेंट नहीं हैं, ब्लॉक्ड हैं, तो वो औरत उस वक्त तक
प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी जब तक हम उसकी ट्यूब्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर लेंगे। इसके अलावा हमें पेशेंट के अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनका एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें देखिए हम जब एक डायग्नोसिस बना लेते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओव्यूलेशन इंडक्शन, कि ओवरी जो है वो एग को प्रोड्यूस करे। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। क्लोमिफेन सिट्रेट है, उसमें हमारे पास लेट्रोजोल है। लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट के यूज़ में हम एक लिमिटेशन फील करते हैं। आफ्टर 12 courses we cannot go further because it can cause ovarian cancer, so it can be very dangerous, so we come for the safe medicine। तो लेट्रोजोल में हमारे पास जो माय चॉइस ऑफ मेडिसिन इज एस्ट्रोलेट। एस्ट्रोलेट एक ऐसी लेट्रोजोल सॉल्ट में अवेलेबल मेडिसिन है हमारे पास जो कि बहुत ही सक्सेसफुली ओव्यूलेशन को इंड्यूस कर सकती है। और ओव्यूलेशन इंडक्शन से हमें मैक्सिमम सक्सेस मिलती है एक इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करने में। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं तो इनफर्टाइल इन द सेंस कि अगर उन्हें ये इस कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरी चॉइस ऑफ ड्रग है जो मैं रिकमेंड करूँगी वो एस्ट्रोलेट है, ताकि ओव्यूलेशन को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस हैं और इंटरवेंशंस भी हैं। इंटरवेंशंस के अलावा हमारे पास असिस्टेड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी अवेलेबल हैं, जिनमें सरे फहरिस्त आजकल IUI है जो मैं काफ़ी अर्से से कर रही हूँ। और इसके अलावा हमारे पास IVF है और हमारे पास जो है वो एक ICSI का ऑप्शन भी मौजूद है। विद दिस आई विल लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।